नाम कॉपी कर लेते हैं तो सब कुछ अच्छा साउंड। ब्रिटेन में राजनीति कर लेनी चाहिए थी ना। कोई कुछ तो कहते हैं ना, फेमस होने के लिए राजनीति कर, पहले बिहार को तो फेमस कर लो। कि जब लालू जी आए थे तब एक नया एनर्जी आया था बिहार में। आप नीतीश जी का चेहरा का मिसयूज नहीं कर सकते आप। और ये सब टैक्टिक नहीं चलेगी बिहार पे। किसी परिवार के व्यक्ति को लीड करने के का अधिकार है, उस पर सोचिए क्या ये सही है? क्यों कोई परिवार का व्यक्ति लीड करना चाहिए? बिहार में कुएं में रहने वाली जो सोच है, हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि ये बरसाती सांप है, बरसाती सांप काला धब्बा है बिहार में जो है, और उसको नीतीश जी ने आके तुरंत बहुत बदला। ये बात तो फैक्चुअली करेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली नीतीश जी को खुद ही कहना पड़ता है। इन लोगों से बड़ा नीतीश इज अ स्ट्रेटेजिस्ट। कि उसको क्या कहते हैं बिहार में, तो हम लोग इसको ठेकेदारी कहते हैं। तेजस्वी भी कहते हैं कि बीजेपी की नीतीश जी परिवार से निकल के नहीं आया था, संघर्ष करके आए थे, सेल्फ मेड आदमी। नीतीश कुमार के बेटे के निशान, क्या उनको पॉलिटिक्स में डेब्यू कर जाना चाहिए? तो हम गठबंधन करेंगे। किसके साथ? एनडीए, आईएनडीए। नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल उस पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। साल 2025 बिहार के लिए बेहद खास है, बेहद अहम है। मगर एक बेटी की चर्चा फिर से होने लगी। बिहार के मिथिला के रहने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी की चर्चा एक बार फिर बिहार में होने लगी। पूरी कहानी बताएंगे, तमाम चीजों की चर्चा विस्तार से करेंगे। मगर उससे पहले बता दें, साल 2019 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर वापस भारत लौटी पुष्पम प्रिया चौधरी अचानक से सुर्खियों में आती है। साल 2020 बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है। हर तरफ पटना में पोस्टर और युवाओं के जुबान पर एक ही नाम होता है, वो नाम है सिर्फ और सिर्फ पुष्पम प्रिया चौधरी का। बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट हर तरफ देखने को मिलते हैं। खुद को सीएम फेस की दावेदार पुष्पम प्रिया चौधरी जो है लोगों के बीच जाती हैं और अचानक से सुर्खियां बटोरती हैं। आज हमारे साथ प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुद पुष्पम प्रिया चौधरी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत आपका थैंक यू। पुष्पम प्रिया चौधरी जी से यानी कि आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई बात। वो अनुभव कैसा रहा? उसके बाद बिहार जब आप वापस आई, अचानक से पॉलिटिक्स में आने की बात आपकी आ जाती है। हर तरफ एडवर्टीजमेंट चलते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स पटना में देखने को मिलते हैं और खुद को सीएम फेस का दावेदार आप घोषित करती हैं। कैसा था वो अनुभव? LSE में पढ़ने का, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने का एजेंडा बहुत ही क्लियर था। आप भी जानते हैं, या उससे पहले IDS में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज उसका नाम है, वो वर्ल्ड में डेवलपमेंट स्टडीज में नंबर 1 है। पॉलिसी बनाना सीखना था, यही एजेंडा था। और दुनिया का ये दोनों आप कह सकते हैं कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है, रैंकिंग में भी नंबर 1 है, तो इसलिए उसको चुना और बिल्कुल एक धुन में ही चीजें सीखी। और हमें वहाँ पे MPA 2 साल का कोर्स होता है और उसके बीच में हमने ऑक्सफोर्ड में भी काफी कोर्सेज किए, क्योंकि PPE हमारा बैकग्राउंड नहीं था, तो हम सीखना चाहते थे PPE भी। तो फिर वहाँ पे काफी हेल्प भी मिला। हम शायद ये LSE के इतिहास में पहली बार हुआ और उसके बाद शायद आज तक हुआ भी नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी स्ट्रीम पढ़ने की इंडिपेंडेंस मिली, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो वहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि आपको जो भी पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। तो वो सारे कोर्सेज जिससे कि फायदा होती पॉलिसी बनाने में, वो सब सीखा। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सीखना इज ऑलवेज गुड, तो वो आपको कम्प्लीटली बदलता है। लेकिन इस पे हम काफी बहस किया करते थे। आजकल हम देखते हैं कि शायद उसका एक कारण हम भी हैं कि हमने ये बहुत इस पे काफी जोर दिया है कि पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है राजनीति में, तो इस पे बहुत ही बहस होती है। और वो बहस के काफी पैरामीटर्स हैं और उसमें से एक ये है जो हम अपने डायरेक्टर से भी LSE में डिस्कस किया करते थे कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बनाते हैं। ये एक अच्छा डिस्कशन है, क्योंकि हर साल इन यूनिवर्सिटी से लाखों बच्चे बाहर निकलते हैं और अगर हर बच्चे जाके और बाहर दुनिया बदल रहे होते तो दुनिया बहुत एक अलग जगह होती। तो शायद अगर आप में वो इंग्रेडिएंट है और तब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं। जैसे शायद जब बाबा साहब पढ़ने के लिए गए तो वो बेहतर कर पाए और बेहतर कर पाए। तो वही है कि उसका बहुत ही हेल्प मिला। वहां की शिक्षा और सोच ने आपके विचारधारा को कैसे बदला? बिहार में
काफी टफ है पॉलिटिक्स करना। अचानक से वहां से पढ़ लिख कर आती है, फिर बिहार में एंट्री होती है और अचानक से पॉलिटिक्स में आ जाती है। आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। आपके पिताजी, आपके दादाजी, जिनको आप बाबा प्यार से कहते थे, उनकी भी तो याद जरूर आती होगी। और पिताजी को भी आपने कुछ दिन पहले ही खोया है, मगर कितना टफ था वो? सब कुछ बदल जाता है, पूरी सोच बदल जाती है। हमने कहा ना कि सबसे पहले कुछ भी सीखने के लिए मार्कस ऑरेलियस की एक बहुत ही फेमस चीज है कि कुछ भी सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत होती है कि आपको कुछ नहीं आता है। हमारे बिहार में तो सबसे ज्यादा इसी चीज की कमी है, काबिलियत है लोगों में एक जो रहती है, हमें भी रही होगी एक वक्त पे कभी। तो सब कुछ बदल जाता है आपकी सोचने की, स्पेशली जब आप सीखने की मंशा से जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आप हर चीज को क्वेश्चन करना सीखते हैं। यही वो सोक्रेटिक जो मेथड होता है, आपको ये सिखाया ही जाता है कि पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है कि आप एक थिंकिंग, सोचने वाले व्यक्ति बनते हैं। सोचिए चीजों के बारे में, ऐसा है, ऐसी व्यवस्था है राजनीति की, उस पर सोचिए क्या ये सही है। किसी परिवार के व्यक्ति को लीड करने का अधिकार है, उस पर सोचिए क्या ये सही है, क्यों कोई परिवार का व्यक्ति लीड करना चाहिए। अगर हम लिबरल डेमोक्रेसी कह रहे हैं खुद को, लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो मोनार्की के बिल्कुल ऑपोजिट खड़ी होती है। जहां से ये सारा कॉन्सेप्ट आया है, जहां से हमारा देश बना था, उसका कॉन्सेप्ट आया था, मोनार्की मतलब राजतंत्र, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट खड़ी होती है। तो आप ये बड़ी मतलब चालाकी से इसमें कैसे उसके इंग्रेडिएंट ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें सोचने पे आपको मजबूर करती हैं चीजें, और आपको कंप्लीटली एज अ पर्सन बदल देती है। फैसला कितना मुश्किल था विदेश से यहाँ आकर पॉलिटिक्स में एंट्री करना? एक ऐसा पॉइंट आया, देखिए हम इस मामले में थोड़ा सा लकी रहे कि हमें एक बहुत अच्छा माहौल मिला यूके में, और एक ऐसा माहौल मिला हमें बहुत कम वक्त में बहुत ऊपर की तरफ पुश किया। या वो कर देता है, वो एक ऐसा सिस्टम है जो अगर आप में टैलेंट है तो आपको ऊपर की तरफ पुश करता है। और हमारे कोइंसिडेंटली वहां पे लोगों के साथ बहुत इजीली दोस्ती भी हो जाती थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बायसेस नहीं थे और हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में थे। हमारा रेसिज्म वगैरह होता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा हमने वो फेस नहीं किया। और लोग आपको जज नहीं कर रहे होते हैं कि आप बिहार के हैं। वो इंडियन ही लोग प्रॉब्ली थोड़ा करेंगे भी, बट बाहर में लोग ये सब जज नहीं कर रहे होते। तो एक पॉइंट ऐसा आया था जब हमें इस चीज का एहसास था कि हम बहुत बड़ी चीज छोड़ के जा रहे हैं, खास करके तब जबकि हमारे साथ पढ़ने वाले जितने लोग थे, कोई यूएन में काम करने के लिए गया, कोई वर्ल्ड बैंक डीसी में काम कर रहा है आज। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लिए हैं और उधर भी यूएस भी मूव कर गए हैं। लेकिन वो एक मेक होता है। बिहार आना था, बस बिहार बुलाना, बिहार आना था, यही लाइफ में करना है। 2019 में जो निर्णय लिया, उस 2019 के बाद हमारी लाइफ काफी अस्त व्यस्त रही है। और ऐसे कहिए कि कोई ठौर ठिकाना नहीं रहा है। हमेशा तो राजनीति में तो आप हमेशा ऑन फुट ही रहते हैं, वैसा ही रहा है मोर और लेस। और बीच में हमने अपने पिता को भी खोया, वो भी उसी का एक पार्ट हो गया। लेकिन बिहार आके ही करना है, बिहार में ही जीवन बिताना है। द प्लूरल्स पार्टी की शुरुआत होती है, इसके विचार आपके पास कहाँ से आए? नाम जो है द प्लूरल्स पार्टी, इसकी सोच कहाँ से, आखिर क्या मतलब है इसका? हम पार्टी का नाम जनगण रखना चाहते थे पहले, तो वो अभी भी हमारा टैगलाइन है, जनगण सबका शासन, ये हमारा टैगलाइन। प्लूरल एक विचारधारा है, जो विचारधारा बेसिकली अभी हमें लगता है कि इंडिया को उसकी जरूरत है। और हम तो यहीं बड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि एक आसान नाम रखा जा सकता है, लेकिन हम ये सब जो है ना, ये बिहार में एक कुएं में रहने वाली जो सोच है, हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब हम ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म है उस पे बिहार को फॉर अ गुड रीजन लेके जाए। तो जो आइडियोलॉजी है उसमें उसका नाम प्लूरल आइडियोलॉजी ही है। और जो हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम था, जहाँ पे हमने जहाँ पढ़ाई की, वो प्लूरल एजुकेशन आपको देता है। और हमारी एक नए कोर्स डायरेक्टर आए थे जो चिले जो देश है, वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था, वहाँ के वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। तो उन्होंने अपनी पार्टी का, उनसे डिस्कस हो रही थी एक बार ये बातें, तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम सिटीजन और प्लूरल रखा था। तो हमने उसी दिन उनको कहा था कि हम ना ये नाम शायद यूज करेंगे, क्योंकि हम एज अ पर्सन जो हमारा नेचर है, कैरेक्टर है, वो प्लूरलिज्म की तरफ लीन करते हैं। तो वही हमने यूज किया, द प्लूरल्स नाम रखा, क्योंकि थोड़ा आदमी सेंट्रिक भी हो, लेकिन यहाँ पे पार्टी लगाना जरूरी रहता है। तो थोड़ा नाम का स्ट्रक्चर फिर बदल गया और द प्लूरल्स पार्टी हो गया। अचानक से सभी अखबारों में
ऐड जाता है, सेम फेस खुद को आप बताती है, लेकिन फिर जब 2020 में चुनाव हुआ उसके बाद गायब हो गए। विपक्ष की पार्टियां, कई सत्ता पक्ष के लोग आपको चुनावी मेढक का नाम उन्होंने दिया, बरसाती मेढक जिसे लोग कहते हैं। अचानक गायब पुष्पम प्रिया चौधरी कहाँ हो गई? आप सच में गायब नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ये तो कुछ भी तो बोलते ही रहते हैं ऑल द टाइम। और एक ट्रोलर वाली भाषा है, पेड ट्रोलर वाली ये सब भाषा है। बरसाती मेढक तो ये लोग हैं। कौन लोग? यही विधायक लोग। 243 जो विधायक हैं, अरे तो बरसात भी तो होनी पड़ेगी ना मेढक बनने के लिए। तो आपको चुन के लोगों ने सदन में भेजा है। 243 सीट्स पे जो आप बोर्ड लगा के घुमा करते हैं गाड़ियों पे, आपको वहां पे बैठाया गया है। आप पिछले 5 वर्षों में इतने सारे गांव गए हैं, जनता की समस्याएं सुने हैं। तो बरसाती मेढक तो ये है। इनफैक्ट हम तो कहते हैं कि ये बरसाती सांप है। बरसाती सांप आता है बरसात में और काट लेता है। तो फिर तो आप तो गए। तो बातें बड़ी अच्छी हैं, दिलचस्प बातें हैं, लेकिन वो सारी बुद्धि इन लोगों पे लगाने की जरूरत है। और इन्होंने जैसे आपको सिखा दिया वो बोलने की जरूरत नहीं है। और हम ये भी बताएंगे 2021 में 22 में हम हमेशा जमीन पे थे। हमने बहुत गंभीर मुद्दे उठाए, उस पर सरकार ने कदम भी लिए हैं। पदयात्रा तुम करते रहे, बस उसको मार्केट नहीं किए हैं पदयात्रा के नाम से, बट लोगों से मिल ही रहे हैं। लोग अभी मार्केट कर रहे हैं, अभी नाम से मार्केट कर रहे हैं। और बहुत गंभीर चीजें हुई बिहार में। और हम उसके बारे में आपको ये कहना चाहेंगे, जब हम 2021 में यहाँ पे बाढ़ आया था, बाढ़ आता है, नॉर्मल फिनोमिनन है। और हम मिथिला के रीजन में खासकर बहुत ज्यादा बाढ़ आया था। तो हम काफी उधर हमने दौरा किया, इतना दौरा किया कि मुख्यमंत्री जी ने अपने राजनीतिक करियर के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर से उतर कर उन्होंने भी दौरा किया। तो ये हमारे प्रेजेंस का ये इफेक्ट था। उसके बाद मुजफ्फरपुर से एक छोटी सी बच्ची थी जिनको उठा लिया गया, खुशी नाम की एक बच्ची थी, और वो कहीं भी पटना के अखबारों में उसकी खबर नहीं छपी। और हमने मतलब आप कह सकते हैं कि पीछे पड़ के कैसे भी किया, वो सीबीआई को सौंपी। इस पे बहुत दिनों तक बहुत मांग उठाई। बहुत गरीब फैमिली की बच्ची थी, उनकी माँ का तो लाइफ ही बर्बाद हो गया था। और फाइनली इन्होंने सीबीआई को उसको सौंपा। तो हमने हमेशा से काम किया है, लेकिन आजकल के कुछ युवाओं को ये चीज समझा दी गई है कि राजनीति का मतलब होता है पोस्टर लगाना, खास करके पटना में पोस्टर लगाना। पटना में अगर आप एमपी हैं और आप अगर दिल्ली में ही रहते हैं, वहीं सालों जाते हैं, वहीं आप तैयार होते हैं और सब कुछ करते हैं, पटना में बस इतना करिए कि पोस्टर लगा दीजिए, तो मतलब कि आप हैं। और एक और एक्स्ट्रा कदम करिए, दिल्ली में खबरें चला दीजिए अपने बारे में, तो मतलब कि आप हैं। ये राजनीति नहीं होती, और हम इस तरीके की राजनीति कभी नहीं किए हैं और ना ही करेंगे। 2020 की बात करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, एक बिस्फी और एक बांकीपुर। बांकीपुर में लगभग आपको 5100 वोट आए थे और बिस्फी से लगभग 1500 के लगभग आपको वोट आए थे। कहाँ चूक हो गई पुष्पम प्रिया चौधरी और द पीपल्स पार्टी से? कितना कम वोट आया? आपके शायद कई कैंडिडेट्स के जो नॉमिनेशन थे उसको खारिज भी कर दिया गया, कैंसिल भी कर दिया गया था। क्या था वो पूरा, मतलब कहाँ हो गई ऐसा? बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक ऐसी पार्टी आई जिसने कि बिल्कुल नई चीजों पे चर्चा की, जो बिहार के चुनावों में कभी नहीं होता था। जिसमें बदलाव की चर्चा हुई, रोजगार, इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड का पहली बार इस्तेमाल किया गया बिहार में। 30 इयर्स लॉकडाउन जो हम कहते थे, लेट्स ओपन बिहार, जो इकोनॉमिक जो लॉकडाउन था जिसकी हम बातें करते थे, वो सब हुआ। और ये भी हुआ, हम 2 सीटों पे सिर्फ चुनाव नहीं लड़े थे, हम बिहार की सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी थी, जिसमें कि 100 हमारे नामांकन खारिज कर दिए गए। उसके बाद भी सबसे अधिक सीटों पे हमने चुनाव लड़े। और ये सब करने के लिए हमें सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त मिला, 20 दिनों का वक्त मिला ऑलमोस्ट, क्योंकि पहला जो चरण था चुनाव का, उस तक में हमारी पार्टी इन्होंने रजिस्टर नहीं की। एक अलग ही कॉकस है, उस पर तो कोई चर्चा नहीं करनी है किसी को भी। एक कॉकस है जो बंद है, एक सिस्टम है, और वो बहुत ही महिला विरोधी एक सिस्टम है। इट्स क्लब चल रहा है जो जहां पे बैठा है वो, उसको इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं होती कि चलो ठीक है, पुरुष कोई भी रहे, कोई क्रेडेंशियल रहे है तो ठीक है, बट बिकॉज दे ऑल्सो नो कि जो बातें हम कर रहे हैं वो सही बातें कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपने ये जो ट्रोल भाषा है उसमें कि ये भी सोशल मीडिया पार्टी भी कहते हैं जी, तो क्लियर है ना, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया इज वन ऑफ द मीडियम्स। जैसे टीवी एक मीडियम है, वैसे सोशल मीडिया एक मीडियम है, और उसमें अगर जनता हमें पसंद कर रही है
वो जनता जिसकी कोई आवाज नहीं है, उसकी आवाज तो मीडिया ही है, जनता की आवाज, और वो हमें पसंद कर रही है और आपको इंडिकेट कर रही है ना वो कि हम इनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम तो राजनीति की बातें करते हैं वहां पे। तो अब वो उसको कैसे काउंटर करेंगे कि हाँ सोशल मीडिया पे तो बहुत पॉपुलर है, मतलब कि लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर है, तो ये अपना एक ऐसे नैरेटिव लेके आए हैं। उस वक्त में भी इन्होंने यही सारी चीजें की। सबसे पहले तो जो इम्प्रेशनेबल लोग हैं उनको ये सब कहा कि तो चली जाएंगी। इंग्लैंड से कोई आता है तो वापस जाता है? आज तक तो नहीं गया है। विदेशों से जो लोग वापस आए हैं, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, बाबा साहब हो, फॉर दैट मैटर इनके जो गुरु हैं जयप्रकाश नारायण जी हो, वो भी विदेश से ही पढ़ के आए थे। तो कोई नहीं जाता, बहुत कुछ छोड़ के आता है। और फिर भी हमने सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, हमारे वैशाली में एक कैंडिडेट थे, उनको बहुत बुरे तरीके से प्रशासन ने पीटा भी था, जिसकी वजह से हमने वो पद यात्रा की जिस पे कि हमें यहाँ पे रोक दिया गया, और जो भी तमाशा हुआ, जिसकी वो तो पद यात्रा थी, असली पद यात्रा थी, उसकी भी कहीं कोई खबर नहीं आई। तो बहुत स्ट्रगल किया है, और वो एक एक्सपीरियंस रहा है, सबके लिए एक्सपीरियंस रहा है। उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उस पर भी चर्चा करने की जरूरत। सबसे बड़ा रिस्पॉन्स तो आपको ये नजर आएगा कि 2020 के बाद से हर व्यक्ति को, जिसकी कोई भी दूर से कहीं एम्बिशन थी राजनीति करने की, उसको वो संभावनाएं नजर आई कि हाँ यहाँ किया जा सकता है, तो सब आ गया राजनीति करने के लिए। दूसरी ये बात है कि उतने कम दिनों में भी और उतने पोलराइजेशन में, जहां 24 एक नई पार्टी आई है, वो भी कोविड का दौर है, और एक नई पार्टी आई है, आपने इतना र्यूमर फैला के रखा है, सिर्फ र्यूमर फैला के रखा है, उसके बारे में गाने गाए हैं, गंदी बातें बोली हैं, और उसमें भी लोगों ने, हम चुनाव चिन्ह तक नहीं पहुंचा पाए। हिंदू मुस्लिम का एक अलग टेंशन हो जाता है, हम 20वीं से चुनाव लड़ रहे थे, तो आप इमेजिन करिए कि कैसा टेंशन होगा। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, ऐसा टेंशन हो जाता है, ऐसी हालात हो जाते हैं वहां पे। जाति अपनी ही जगह है, और उसमें भी लोगों ने सिर्फ आइडियोलॉजी की वजह से, कोई जाति नहीं, कोई धर्म की नहीं, सिर्फ आइडियोलॉजी की वजह से अपने घर से निकल के हमें उतने वोट दिए। और बहुत लोगों ने कहा कि हम अगली बार आप लगे रहिए, इस बार बहुत चीजें होती हैं चुनाव के वक्त में। फिर से विधानसभा चुनाव है, क्या तैयारी है द पीपल्स पार्टी के पुष्पम प्रिया चौधरी? इस बार तो 2 हफ्ते नहीं है ना, इस बार तैयारी अभी से है। हाँ बिल्कुल तैयारी है। हमारी पोस्टर वाली राजनीति नहीं होती, हमें बार बार कहते हैं शक्ति प्रदर्शन करने वाली, मीडिया में खबरें चले इसलिए मीडिया का अटेंशन लेने वाली, ये सब राजनीति नहीं होती। हम लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है वो गाँव में है, सबऑल्टर्न लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो असली जो समस्याएं हैं, जमीनी समस्याएं, वो जानते हैं, उसके बीच में रहते हैं। तो सभी सब अपनी जगह पे इंटैक्ट है एज इट इज। एक र्यूमर और फैला था साल 2019 में, जब आप लंदन से आई वापस इंडिया, तो क्या आप जेडीयू से एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जाहिर की थी, ऐसा कुछ? आपको लगता है कि हम इच्छा जाहिर करते तो हमें नहीं मिलता टिकट? ऐसा कोई बात नहीं। आप तो समझदार आदमी हैं। अगर हम इच्छा जाहिर, और 2 बातें हैं कि इसमें कुछ लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली का बैकग्राउंड है ही तगड़ा बैकग्राउंड है, उसको भूल जाइए। हमने 4 साल बिहार सरकार में काम किया है, और नीतीश जी के आसपास आपको जितने सारे लोग नजर आते हैं वो सब हमारे अपने खुद के नेटवर्क के भी लोग हैं। तो हमें पिताजी को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप हमारे लिए बात करिए। और आप भी जानते हैं कि हमारा ऐसा प्रोफाइल है कि अगर हम चाहते तो बहुत ही आसानी से हो जाता, तब हम एमएलसी का चुनाव क्यों लड़ना चाहते? जब मांग के ही लेना था तो हम एमएलसी का क्यों चुनाव मांग के लेते? फिर तो कुछ बड़ा मांगते, एमपी के लिए कुछ मांगते, जब नीतीश जी से मांगना है। और जो लोग जानते हैं, जदयू के जो लोग जानते हैं, हमारे परिवार का बैकग्राउंड जानते हैं, वो बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं कि हमारा और नीतीश जी का कितना गाढ़ा संबंध है। और इस वजह से नीतीश जी भी काफी कंफ्यूज थे। उन्होंने हमसे ये पूछा भी, जब हम नीतीश जी से मिले, उन्होंने हमसे ये पूछा कि क्यों ये करने की जरूरत है। तो हम नहीं समझा सकते। आपने कहा ना पढ़ाई लिखाई वाली बात आपने कही, वो समझाना मुश्किल है। और जब पिताजी का निधन हुआ और जब नीतीश जी आए, आमने सामने बैठे थे, तो वो ऐसा मौका था कि वो आए भी इसीलिए ही थे। उस वक्त कुछ बात हुई थी? हमने कोई बात की ही नहीं। हमने फोटो भी सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हुआ था, सामने बैठे थे, और लगभग लगता है 2 या 3 साल के बाद, 3 साल के बाद जी आमना सामना नीतीश कुमार से हुआ जी, 4 साल इनफैक्ट। उस समय तो वैसा माहौल नहीं था कि कुछ पॉलिटिकल बात हो, लेकिन क्या कुछ बात हुई, लेकिन हम काफी बातें हुई, उस पर भी बहुत लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है, काफी बातें हुई। लेकिन ये आई डोंट वांट टू डू दिस। क्यों इसमें इतना मुश्किल है किसी को ये चीज समझने में? हम ये नहीं करना चाहते। और जब अपनी किसी पार्टी में किसी का निधन हो जाता है
और जब राज्य के मुखिया वहां जाते हैं तो सबको मालूम होता है कि क्यों जा रहे होते हैं। तो इस वजह से भी पूरी मीडिया थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब कुछ बात होगी, और बट हम ये नहीं करना चाहते। हमने सारी बातें की, हम ये नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार के संबंध आपके पिताजी से, आपके बाबा से शायद एकदम कट्टर कांग्रेसी जिसको कहते हैं आपके बाबा थे, उसकी भी कहानी हमने सुनी है। एक बार अगर बताना चाहें कुछ वैसा किस्सा। हाँ, बहुत ही अच्छे संबंध थे। और एक बार तो अखबार में एक खबर भी आई थी, वो रेल मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने वो छूट गए थे बाबा। वो थोड़ा पीछे रहने वाले लोग थे और बस उनके लिए काम करते थे और पीछे रहते थे, और नीतीश जी उनको बहुत मानते थे। तो बाबा प्लेटफॉर्म पे ही रह गए थे, तो उन्होंने अचानक से ढूंढा कि कहाँ है, तो पता चला पीछे ही रह गए। उन्होंने ट्रेन पीछे कर दी थी। ट्रेन पीछे तो ये नेक्स्ट डे अखबार में, तो वो उनका अपना रेलवे मिनिस्टर थे, तो उनका एक दो बॉगी के साथ वो जा रहे थे, तो नेक्स्ट डे अखबार में खबरें आई कि उमाकांत चौधरी के लिए ट्रेन पीछे की गई, और जिसका हमें काफी बुरा वो भी झेलना पड़ा, क्योंकि बच्चों में से किसी ने कुछ तो ताने में भी बोला ऐसे कि हाँ अब तो वीआईपी है ना, आपके तो लिए ट्रेन आ जाएगी, उससे चले जाइए। तो हमें भी ऐसे ही पता चला ये ऐसा कुछ हुआ। तो उनके काफी गहरे संबंध थे, और उन्होंने एक बहुत संघर्ष का दौर साथ में तय किया। और जब बाबा का अचानक से देहांत हो गया, वो बहुत सडन हुआ, मतलब ये लोग जीते और उसके एक हफ्ते के भीतर ही वाज नो मोर। तो हमारे घर में, क्योंकि वो एक लंबा संघर्ष था और नीतीश जी उसके लीडर थे, वो मुखिया थे, तो हमारे घर में सबने उनको अपना घर का हेड ऑफ द फैमिली मान लिया। तो सिंस दैट डे, मतलब हेंसफोर्थ, उसके बाद से जो भी डिसीजन हमारे घर के इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे, वो उनसे, इसमें कहने में कोई एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति नहीं है कि उनको मेरे पिता ने भी अपना पिता मान लिया था उस दिन से। और हमारे घर के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे वो उनसे पूछ के लिए जाते थे। इनफैक्ट हमारी बहन की जो शादी होनी थी, तो शुरू में पिताजी ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, ये नहीं होनी। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, इंटरकास्ट मैरिज की। तो ये तो हमारे तो समाज में ये सारी चीजें आपको पता ही है अभी तक कैसी हैं। तो वो बड़ा कंफ्यूज थे, तो उन्होंने नीतीश जी को फोन किया। नीतीश जी ने उनको कहा कि पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो इस तरीके का उनका इन्वॉल्वमेंट है, और हम जो भी कर रहे हैं उससे उनका कोई लेना देना नहीं। हम उस तरीके के इंसान हैं जो जीवन में खुद से चीजें करना चाहते हैं। ऐसे ही होता है, देयर आर सो मेनी पीपल लाइक मी जो अपने दम पे चीजें करना चाहते हैं। तो बस हम उन्हीं इंसानों में से एक है। हमारा अपना जीवन का वैसे एक्सपीरियंस रहा है। हमने जब सिम्बायोसिस से पढ़ाई खत्म की, उसके बाद हमने कभी भी घर पे हम डिपेंडेंट नहीं रहे फाइनेंशियली। तो यही कारण है, और कोई कारण नहीं। 25 में 5 वो चीज अगर आपकी सरकार आ जाती है सत्ता में, बिहार के लोगों को क्या देखने को मिलेगा? वो 5 चीज जो आप करना चाहती हैं बिहार के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना। और हम ये अक्सर कहते हैं, जब हमसे लोग पूछते हैं गठबंधन के बारे में पूछते हैं, तो हम ये कहते हैं कि एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे हम 2020 में एक विजन डॉक्यूमेंट बना के लाए थे, और वो हमारे अलावा कोई नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए आपको सर्टेन स्किल्स चाहिए होती हैं जो सिर्फ हमारे पास है। हाँ, आप वो देख के और सोशल मीडिया से देख के बोल देंगे भले ही, बट यू नीड दो स्किल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंस्टीट्यूशन बनाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जोर देना पड़ेगा, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रीज तभी आएंगी जब आप उनको एक सर्टेन सिक्योरिटी देंगे। इस व्यवस्था में इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी जहां पे कि आप लॉ चेंज करके, और जिनको जो क्रिमिनल्स हैं उनको आप जेल से बाहर निकाल रहे हैं। और कल तो कोई हमसे कह रहे थे मीडिया में, बाहुबली क्या होता है? क्रिमिनल्स हैं, दीज पीपल आर क्रिमिनल्स, सो कॉल देम क्रिमिनल्स। तो ये व्यवस्था इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए, ताकि हमारा जो वर्क फोर्स है, हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमारा वर्क फोर्स जो बिहार में है ही नहीं, वो सब बिहार के बाहर जाके मजदूरी कर रहा है, वो हमारा स्ट्रेंथ है। उसको बाहर में लाने के लिए हमें उस तरीके की इंडस्ट्रीज लानी पड़ेंगी। और ये सिर्फ सरकारी नौकरियों पे जोर देना और ये सब करना, सरकारी नौकरी की एक लिमिटेशन है। सरकारी नौकरी की एक लिमिटेशन है, उसमें आपको ये जरूरत है कि जितनी सरकारी नौकरियां खाली हैं, आपको भी पता होगा कि कितनी खाली हैं, उनको आप भरिए, और उनके लिए फंडिंग्स कहाँ से आएगी उसका इंतजाम करिए। तो ये दोनों चीजें तो अर्जेंटली करने की जरूरत है। तीसरी चीज जो करने की जरूरत है वो शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान देने की जरूरत है। स्क्रैच से शिक्षा व्यवस्था बदलने की जरूरत है। मैं देख रहा था आपका एक्स अकाउंट, मैंने और आपकी ऑफिशियल पार्टी का भी देख रहा था, काफी स्कूल्स में आपने, काफी गवर्नमेंट स्कूल्स का दौरा आपने किया है, बच्चों से लिपट कर फोटोज भी मैंने देखे, बहुत प्यारे प्यारे। क्या रिस्पॉन्स बच्चों से मिल रहा है? कैसा है स्कूल बिहार? बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है। पिछले 20 वर्षों में
जो शिक्षा का स्तर है और वो खराब ही होते जा रहा है। उसका कारण ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान नहीं है। बिल्डिंग्स हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्डिंग्स है, रंग रोगन है बिल्डिंग का, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर उससे 1 कदम 2 कदम 3 कदम आगे की बात होती है। टीचर्स हैं, टीचर्स की भी बहाली है, अच्छी खासी बहाली है, बीपीएससी से भी तो, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप टीचर्स के, आप कह सकते हैं कि एक कंपैटिबल, जो उनके लिए जो कंपैटिबल सिचुएशंस हैं या जो वहां पे एनवायरनमेंट होना चाहिए पढ़ाई लिखाई का, वो नहीं है। अभी तक भी ऐसी हालत है कि एक स्कूल है, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, और स्कूल्स हैं जिसमें कि एक टीचर 6-7 क्लास ले रहा है। ऐसे हालात हैं अभी भी। तो आपको ये नहीं लगता कि 20 वर्षों में जो गति होनी चाहिए थी विकास की, क्या वो गति है? 20 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो 20 वर्ष के बच्चे हैं, जिसमें कि अब तो 5 साल में जनरेशन इतना फास्ट बदल रहे हैं, उनको आप क्या बनाना चाहते थे? क्या विजन था आपका कि इस सरकारी स्कूल से जब 20 साल के बाद बच्चे निकलेंगे, 15 साल के बाद जब बच्चे निकलेंगे, तो क्या बन के निकलेंगे? कोई फ्यूचर नहीं है, मजदूरी करने पड़ी, मजबूर हैं। अगर आप कागज पे उनको स्कूल की शिक्षा दे भी दिए, आप हमारा लिटरेसी रेट देख लीजिए और हमें ये बताइए कि जो कागज पे लिखा हुआ है, क्या आप अग्री करते हैं कि वो सही है? क्या आप वो अग्री करते हैं? कैसे समाज बनेगा? वो सोशल स्ट्रक्चर जो हमारा है वो कैसे बदलेगा अगर शिक्षा पे जोर नहीं दिया जाएगा? तो उसको तुरंत बदलने की जरूरत है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन्होंने खोल के रखे हैं, जिनकी क्या चौपट हालत है वो आप भी जानते हैं। अधिकांश जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कोई है ही नहीं, ताला लगा रहता है। सिर्फ पटना ही थोड़ी है बिहार तो बहुत बड़ा है ना। उन सारे जिले में अगर आप जाके देखिएगा, अधिकांश प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बंद है। आप जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, वो आपने अभी तक उसका नंबर नहीं बढ़ाया है। इस गति से कहीं काम होता है? ये तो बहुत स्लो गति है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। इस सब को बदलना पड़ेगा, इस सब पर तुरंत काम करना पड़ेगा। और आप हमें एक बात बताइए, हम एक स्टेट है और एक स्टेट है, स्टेट का कितना पावर होता है ये आप भी जानते होंगे। वही स्टेट का पावर, सेम पावर जो कि महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है, बाहर नहीं जाते हैं, यही की बात करते हैं। आपको लगता है कि उसमें जो ये नया ये नाटक सब 5 क्या चीज, 7 निश्चय और 5 इस सब से क्या होना है? तो हम आपको वहां पे इतने 5-5 वर्षों के लिए ये 5 और 7 काम करने के लिए बैठाइए, तो नॉर्मल रूटीन वर्क है। 45 तो ऐसे ही डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये सारे काम तो उन्हीं सब डिपार्टमेंट्स में आ जाएंगे। इस पे ये लोग चुनाव लड़ते हैं, ये इनका मैनिफेस्टो होता है, इस सबसे कुछ नहीं बदलेगा। कितना विकास हुआ बिहार में? नीतीश कुमार ने कितना विकास किया? आपका विकास का डेफिनेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, अगर हम लालू जी के वक्त से अगर चीजों की बात, कुमार मत से भी 2005 के पहले 2005 का, हाँ, तो ये चीज तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना कि जो ये 30 इयर्स का जो एक पीरियड रहा है, जिसको हमने हमेशा एक इकोनॉमिक उस पे बोला है, ग्लोबलाइजेशन हुआ था उस साल। एक पैरामीटर होता है जो इकोनॉमिक विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, एक सोशल डेवलपमेंट होता है, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। इस तीनों को आपको टेबल पे लाना पड़ेगा और तब आपको बात करनी पड़ेगी विकास क्या हुआ है। लालू जी जब आए थे तब अलग समस्याएं थी, मैसिव समस्याएं थी, और कॉकस था जो कि बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। कांग्रेस के अंदर भी कॉकस बहुत ही स्ट्रांग हो गया था, सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में पावर थी जो था। ये सब तो रिसर्च वर्क है, सब तो चीजें लिखी जा चुकी हैं, लोग जानते भी हैं। तो उसको लालू जी ने तोड़ा। लालू जी भी बहुत बड़े नेता थे और मुझे ये चीज मालूम है फॉर अ फैक्ट, और शायद आप भी जानते होंगे कि जब लालू जी आए थे तब एक नया एनर्जी आया था बिहार में, एक काफी बड़ा एनर्जी आया था। 5 साल तक वो रहे और लोगों को काफी उनसे उम्मीदें थी। उसके बाद उनका जेल जाने का सिलसिला चालू हो गया। और जो भी मैसिव चीजें हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिसको जंगल राज का ये लोग नाम देते हैं, उसमें से अधिकांश चीजें उस वक्त हुई जबकि वो जेल में थे। और उनकी जो गद्दी थी उस पे कब्जा बाहुबली लोगों का हुआ करता था, क्रिमिनल्स लोग भी बोलूंगी मैं, उनका हुआ करता था। ये उसी वक्त की सारी बातें हैं। उसके बाद नीतीश जी आए, क्योंकि आपको पता होगा कि क्राइम अपनी चरम पे था, ये हालत हो गई थी क्राइम की। तो वो जो सोशल विकास हुआ उसमें एक बहुत बड़ा, अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे बिहार में लोगों से तो आपको इसका 2 जवाब मिलेगा। लोग बोलेंगे कि बदहाली के लिए लालू जी जिम्मेदार है, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि बदहाली के लिए नीतीश जी जिम्मेदार है, कुछ लोग बोलेंगे कि उसके पहले की सरकारें जिम्मेदार। तो हमें इसका एनालिसिस इसी तरीके से करना पड़ेगा, न्यूट्रल तरीके से करना पड़ेगा। सोशल चीजें आगे बढ़ी, लेकिन वो 5 साल के बाद रुक गई।
और 10 साल जो ऑलमोस्ट था वो बहुत खराब हालत थी बिहार की, जबकि नीतीश जी आए और वो एक फ्रेश एयर लाए। उस वक्त में इतना शर्मनाक हो गया था चीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो बिल्कुल काला धब्बा है बिहार पे जो है, और उसको नीतीश जी ने आके तुरंत बहुत बदला। ये बात तो फैक्चुअली करेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली नीतीश जी को खुद ही कहना पड़ता है, इसे पता चलता है कि उनकी पार्टी में कोई नेता ही नहीं बना पाया वो कि जो ये बोले। ये बात तो फैक्चुअली करेक्ट है कि उन्होंने आके बहुत विकास किया, हमारा ग्रोथ रेट भी बिल्कुल फास्ट बढ़ा और महिलाएं घर से बाहर निकल पाई। 7 बजे के बाद 5 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते थे, वो सारी चीजें बदली। लेकिन इतना ही बदलाव काफी नहीं है, आपको ये भी देखने की जरूरत है कि बाकी देश कैसे बढ़ रहा है, किस रफ्तार से बढ़ रहा है। इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने पे नीतीश जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने सड़कें बनाई हैं, वो इंस्टीट्यूशन नहीं होता। उन्होंने बिजली दी है, वो इंस्टीट्यूशन नहीं होता। उन्होंने इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन नीतीश जी, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, एक लेन देन का एक कॉकस से ऊपर से नीचे तक एक लेन देन की व्यवस्था है जिसमें बाहर का कोई व्यक्ति घुस भी नहीं सकता। तो ये सब कुछ डिके हुआ है उनके वक्त में, और 10 वर्ष उन्होंने काम किया। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है बिहार में, पुष्पम प्रिया चौधरी तेजस्वी यादव को किस रूप में देखती है? 2020 में हमने इस बात को काफी वोकली हम ही ने उठाया था सबसे पहले। उस समय में शायद उन्होंने भी सीएम की दावेदारी नहीं की थी, आपने कर दिया था। हाँ, उन्होंने तब तक नहीं की थी, बट उसके बाद उन्होंने की और उसी तरीके से खुद को पेश किया। हमने जो सिंगल फोटो एक दिया था तो उन्होंने भी फिर सिंगल ही फोटो अपना दिया। अच्छी चीज थी, क्लैरिटी हुई राज्य को कि कौन लोग लीड करेंगे। हमने एक प्रश्न उस वक्त में उठाया था जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को उनके लेके था, और हमने बहुत जोर से इस बात को उठाई थी। उसके बाद हमने देखा कि एक ट्रेंड हो गया ये कि हर आदमी उनको 9वीं फेल बोलने लगा। इस पे हमें बहुत ही दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है कि आप उनको कैसे 9वीं फेल बोल रहे हैं। आपके कागज पे अगर लिखा है कि आपने कैसे डिग्री ले ली, इट्स यूजलेस, उसको फाड़ के फेंक दीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए। हमने तो सदन में भी देखा है कि लोग अब उनको बोल रहे हैं, और हम तो जानते भी हैं उन लोगों का बैकग्राउंड जो उनको बोल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने 9वीं के बाद पढ़ाई नहीं की। अब इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहले तो उनको मैंडेट दिया गया कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। तभी तो वो सबसे बड़ी पार्टी बन के वहां पहुंचे ना, सबसे बड़ी पार्टी बन के तो वहां पे वो पहुंचे। दूसरी बात ये है कि अगर ये बात हम बोल रहे हैं तब तक ठीक है, इन लोगों के पास तो कोई क्रेडेंशियल्स ही नहीं है बोलने के लिए। व्हाट क्रेडेंशियल्स डू यू हैव? इससे आप क्या कर रहे हैं? वो एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने उठाई उसको आपने मटिया मेट कर दिया जब आप बोलने लगे, जबकि आपकी खुद ही कोई क्रेडेंशियल नहीं है। इन लोगों के बात करने का आप स्तर देखिए। अपने आप को तो पढ़ाई लिखा बोलते हैं ये लोग, और गाना गाते हैं, चुनावों में गाना गाते हैं। आप इनको कौन सी श्रेणी में लाएंगे? लड़कियों के गाल पे नोट चिपकाते हैं, क्या कंसिडर करेंगे कि पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं? बताइए। तो ये क्या है? ये डिस्क्रेडिट करने वाली चीजें कि अरे ये तो 9वीं फेल है, 9वीं फेल, लगता है मूर्ख लोग बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, जब तक ट्रोलर की भाषा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग तो नेता हैं, लुच्चों वाली आपकी ये जबान है, काम पे बात करिए। ये लोग सिर्फ मुद्दे भटकाने वाली बात। कोई काम बिहार विकसित हो चुका है क्या? जैसे नीतीश जी का आजकल का टैग लाइन है कि इन फालतू के मुद्दों पे बात करने की जरूरत है। उन्होंने अपने आप को अच्छा कैरी किया है और हम भी उससे अमेज रहे हैं। पिछले 5 साल में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कैरी किया है, इतना पर्सनल अटैक के बाद भी खुद को अच्छे से कैरी किया है। जो काम इंपॉर्टेंट उनको लगा उन्होंने किया, जो भी वो कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की है। संयम में हमेशा रहे हैं। जैसे आजकल के नेता लोग जिस तरीके से एक्ट करते हैं अपने आप को पढ़ी लिखी पार्टी का बोल के, वैसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए हैं, तो ऐसे ही देखती हूँ। प्रशांत किशोर जन स्वराज के सूत्रधार है, पदयात्रा आपके बाद उन्होंने भी शुरू की, उनके बारे में क्या सोचते हैं? चाणक्य के बारे में जी, राजनीति के चाणक्य। सबसे पहले तो यही डिस्कस करने की जरूरत है कि वो चाणक्य कैसे हैं, क्या क्रेडेंशियल्स हैं उनके। वेस्ट बंगाल बीजेपी, वेस्ट बंगाल में चेहरा कौन था? ममता बनर्जी थी, वो तो मुख्यमंत्री हैं, लंबा मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी क्या उसी दिन पैदा हुए थे क्या? ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और ये बोलना चाहिए। देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि वो राजनीति करे, इट्स अ गुड थिंग। आप भी राजनीति करें, आई रियली अप्रिशिएट इट। लोगों को राजनीति में आना चाहिए, खासकर बिहार में तो कोई भी राजनीति करता है। अभी देखिए, जैसे लांडी जी राजनीति करने के लिए आए तो लोग उनका बड़ा मजाक उड़ाते हैं और हमें इस पे बड़ी हंसी आती है। हमने तो आज तक महाराष्ट्र के लोगों को, सिर्फ बिहारी लोगों को डंडा मारते हुए देखा है।
तो उसमें तो हमें बहुत अप्रिशिएट करने की जरूरत है। एक आरपीएस ऑफिसर, ही हैज क्रेडेंशियल्स, ये चाणक्य वाली बात नहीं है, उन्होंने छोड़ा और वो आए, तो बहुत ही अच्छी चीज है। और 243 विधायक है, अगर हम लोग इस बिहारीज उनको एक सीट दे देंगे तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा? ऐसे नोट चिपकाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन हमें, जहां तक आपने इनकी बात की, क्रेडेंशियल्स क्या है चाणक्य बनने के लिए इनके पास? चाणक्य बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे थे। बेसिकली जो इन्होंने काम किया है उस पर चर्चा करते हैं कि उसको क्या कहते हैं, बिहार में तो हम लोग उसको ठेकेदारी कहते हैं, कि आपने किसी से बहुत सारा पैसा ले लिया और उसके बिहाफ पे आपने एक काम कर दिया, जो मार्केटिंग का काम हो गया, या जैसे गाड़ियां इनकी चलती हैं पेंट की भी, उस तरीके का काम हो गया। और उसके बाद ऑफ कोर्स अब नीतीश जी तो आके नहीं बोलेंगे कि नहीं हमारे चाणक्य नहीं है। अमित शाह जी ने आज तक क्लेम नहीं किया कि हमने मोदी को बनाया। ठीक है, मोदी जी है, उनका गुजरात का ग्रोथ मॉडल है। होता यह है कि विदेशों से जब आप नाम कॉपी कर लेते हैं तो सब कुछ अच्छा साउंड कर, अंग्रेजी में जो नाम कॉपी कर लेते हैं तो सब अच्छा साउंड करने लगता है। तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट एक नाम हमने वहां से कॉपी कर लिया। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट का क्वालिफिकेशन है आपके पास? पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बनने के लिए जो लोग यूएस का है ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट का पद, और उसके बाद ये वेस्ट में बाकी सारे देशों में भी गया, उन लोगों का क्वालिफिकेशन आपको पता है? वो दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं, उनका 20-30 वर्षों का रिसर्च का एक्सपीरियंस होता है, इस तरीके की उनकी क्रेडेंशियल्स होती हैं, तब वो खुद को पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं। और आपने एक कंपनी खोला, उसमें आपने लोगों को, यू डोंट हैव क्रेडेंशियल्स टू बी अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्रेडेंशियल्स ही नहीं है कि आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हो। और इतना बड़ा क्लेम भारत जैसी जगह पे, जहां पे कि इन लोगों से बड़ा नीतीश इज अ स्ट्रैटेजिस्ट। अगर आपको कहना ही है किसी को स्ट्रैटेजिस्ट, तो जो आदमी वहां पे इतने वर्षों से है और अब तो वो नहीं है फिर भी है, तो ये सब तो फालतू की बातें हैं, एडवर्टाइज करने वाली बातें हैं, कुछ भी सोचने वाली चीज नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से राजनीति की है शर्मनाक है। पैसे से, इस तरीके से पैसे फेंक के बिहार में राजनीति करना, व्हाट डज दैट इवन मीन? आप जो ये पैसा फेंक रहे हैं, कहां से ये पैसा आ रहा है? ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आप तो कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बिजनेस टाइकून नहीं है, या आपके पास इतना वाइट अदानी अंबानी जी तो आप है नहीं। तेजस्वी भी कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम। नहीं, ये बात सब तो मैं नहीं मानती, ये सबका तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो बोल देने वाली बातें है ना, इसका कोई तो एविडेंस नहीं है कि वो किसकी बी टीम है, लेकिन कहीं से तो पैसा आ रहा है और किसी को तो वो इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अब किसकी बी टीम है, सी टीम है, ये सब तो फालतू की बातें हैं। और द वे ही टॉक्स, जिस तरीके से वो बातें करते हैं, महिला पत्रकारों पे चिल्लाते हैं, ऐसे लगता है जैसे मोहल्ले में जो वो गुंडे नहीं होते 5-6 लड़के जो आपस में मिलके और महिला को बुली करते हैं, वैसा लगता है। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि जो शादी कराएगा वही श्राद्ध कराएगा। ये किस तरीके की भाषा है? आप क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं? व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू डू? बहुत शाना है, क्या बोलना चाह रहे हैं? सब समझ रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये सब चीज के लिए बिहार में जगह नहीं है। हम लोग एक ऐसी व्यवस्था में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो जातिवाद से आगे बढ़े। ये जातिवाद मानसिकता के लिए बिहार में कोई जगह नहीं। तो सिर्फ कुछ भी कह देना और कुछ भी करना। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि 2025 में द प्लूरल्स पार्टी किसके साथ गठबंधन करने का कोई सोच या फिर ऐसा कुछ ऑन टेबल आ चुका है? देखिए, जब हमने 2 हफ्ते में मात्र बिहार की सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा था और उतने पोलराइज सिचुएशन में भी काफी ठीक ठाक कर ही लिया था, तब तो कहने के लिए बहुत सारी चीजें थी कि नहीं आएगी, चली जाएगी। इस बार तो है नहीं ये सब चीजें कहने के लिए। तो हम तैयारी तो जबरदस्त कर रहे हैं और लड़ेंगे। और हम ये भी आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दें कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर वो किसी को चुनेगी तो वो हमारे अलावा तीसरा और कोई नहीं होगा, ये भी आप जान लीजिए। हमें लोग ही इनफैक्ट कहते हैं कि आजकल सब आपके पीछे पीछे आ गए हैं राजनीति करने के लिए। हाँ, लेकिन हमने ये बात भी एक्सेप्ट की है कि अगर गठबंधन के लिए बिहार टेबल पे आएगा, बिहार को लेके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टेबल पे आएगा, तो हम गठबंधन करेंगे। किसके साथ? एनडीए, आईएनडीए, 2 गठबंधन। जिसको बिहार बदलने में इंटरेस्ट हो। आपको क्या लगता है किसको? अभी तक तो नहीं नजर आ रहा है सच कुछ। दोनों में किसी को? देखिए, ये बात इनको खुद भी समझने की जरूरत है कि 2020 में जो इनका परफॉर्मेंस था, अभी भी जो परफॉर्मेंस रहेगा ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा।
और उसमें इनके पास भी कोई प्लान होना चाहिए। वही जाति और वही धन करके तो ये कुछ भी नहीं उसमें अचीव कर लेंगे नया। और इनके मैक्सिमम सीट्स पे 5,000 10,000 ये इतने कम डिफरेंसेस रहे हैं। तो इनमें जिस दिन वो सीरियसनेस आ जाएगी कि चलिए अब बिहार को लाते हैं टेबल पे और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, तब हम जाएंगे। जो उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में इंटरेस्टेड होगा, और एनडीए को तो अपना नेता भी घोषित करने की जरूरत है। कौन है एनडीए में अभी नेता? किसके चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? नीतीश कुमार। क्यों उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? कब तक आप बचिएगा? आपको चुनना तो पड़ेगा ना। और ये बिहार में भी लागू होता है। हम लोग एजिस्ट हैं, हम लोगों ने, युवाओं ने, हमने जब से राजनीति देखी है, हमसे भी जो छोटे लोग हैं ना, जब से राजनीति देखी, खास उम्र के लोगों को राजनीति करते हुए देखी है, जो पुरुष हैं। और शिक्षा का स्तर तो ऐसे इतना गिरते चला जा रहा है, तो हमें ऐसा लगने लगा कि बूढ़े लोग राजनीति करेंगे तो हम कंफर्टेबल रहेंगे। तो आप देखते होंगे आजकल जो नए नए लोग आए हैं, वो जानबूझ के बाल पका रहे हैं दिखाने के लिए कि हम काफी बूढ़े हैं, और पुरुष तो है ही। इसका कोई मतलब नहीं है। आपको एक फेस अब चुन के आगे करना पड़ेगा, और जनता को भी चुनना पड़ेगा। अगले 20 वर्षों तक बिहार में कौन से वो युवक नेता होंगे, युवक जेंडर न्यूट्रल टर्म है, इसमें महिला पुरुष दोनों आएंगे, जो बिहार को लीड करेंगे। इस साल वो चुनना पड़ेगा। यू कांट एस्केप दैट फैक्ट। आप नीतीश जी का चेहरा का मिसयूज नहीं कर सकते आप। और ये सब टैक्टिक नहीं चलेगी बिहार पे। बिहार में बहुत सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ये सब टैक्टिक नहीं चलेगी कि चलो इनके चेहरे पे लड़ लेते हैं और फिर बाद में तो किसी को रख लेंगे। ये सब नहीं चलेगा। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि अगर बीजेपी तो बीजेपी से कौन, तभी जनता वोट करेगी, नहीं तो वोट सब स्विंग होगा। चर्चा होने लगी निशांत को लेकर, नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत। क्या उनको पॉलिटिक्स में डेब्यू कर जाना चाहिए, आ जाना चाहिए? मुझे लगता है कि उनको अगर आना था तो थोड़ा सा तो लेट हो गया है अब आने में। और जितना हम नीतीश जी को जानते हैं, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये चीज वो नहीं करेंगे। इस चीज कैमरे पर बहुत ज्यादा आने लगे निशांत। वो तो उनको लाया जा रहा है जबरदस्ती, क्योंकि उनके जो आसपास के लोग हैं, नीतीश जी के आसपास सब ऐसे लोग बच गए हैं जिनको अपनी कुर्सी बचानी है, तो लोग उनको ला रहे हैं। बट हम जितना जानते हैं, और हम अच्छे से जानते हैं, नीतीश जी अपने सेंसेस में ये नहीं करेंगे। नहीं तो वो बहुत पहले कर लिए रहते। ऐसा क्यों होता कि जबकि वो ठीक से डिसीजन मेकिंग हर वक्त में नहीं कर पा रहे हैं, सदन में इस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं, वो ऐसे आदमी नहीं है। वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं। जैसा कि ड्राइंग रूम में बैठ के कोई बोले, वैसा वो नहीं रहे। तो वो आपको ये समझने की जरूरत है कि नीतीश जी परिवार से निकल के नहीं आए थे, संघर्ष करके आए थे, सेल्फ मेड आदमी है। तो कितना स्ट्रेस रहता होगा वो सोचिए उनको। तो वो उम्र का वो है, वो नजर आ रहा है। बिहार के नेता जो बाहुबली नेता सो कॉल्ड कहलाते हैं, उनको आप क्रिमिनल बोल रहे हैं। तो कैसे नेताओं को 25 में द पीपल्स पार्टी टिकट देने वाली? हमने 2020 में भी वी वर द ओनली पार्टी बिहार में जिसने, शायद 2 लोगों पे कुछ तो था छोटा सा, तो वो ग्रुप है ना, उसी ने लिखा था, तो हमें भी पता चला। हम क्रिमिनल्स को टिकट नहीं देंगे। हम वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। कोई बदलाव नहीं होगा। तब फिर तो ब्रिटेन में राजनीति कर लेनी चाहिए थी ना। कोई कुछ तो कहते हैं ना, फेमस होने के लिए राजनीति कर। अरे पहले बिहार को तो फेमस कर लो, तब तो यहाँ आके हम फेमस होंगे। फेमस होने के लिए तो बिहार के ऊपर जो लगा हुआ है पिछड़ा होने का, वो भी तो हटाने की जरूरत है। इस तरीके की राजनीति को खत्म करना पड़ेगा। बाहुबली नहीं है ये लोग, क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल्स को राजनीति से हटाना पड़ेगा। और कोई क्रिमिनल है और उसने कुछ भी बांट दिया तो मसीहा हो गया, ये सब नहीं होगा। 25 की पूरी तैयारी है, एकदम जोर के साथ आना है मैदान। बिल्कुल जोर से ही आना है। और हमने ये बार बार कहा है कि हमने 2020 में सिर्फ यही इंडिकेशन दिया था कि ये हमारा प्रोफेशन है, पॉलिटिक्स हमारा प्रोफेशन है, पीछे नहीं हटना है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हम कभी पीछे नहीं हटे हैं। वो तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पिताजी का देहांत हो गया, और क्योंकि हमने उनको मुखाग्नि दी थी, तो हमने वो बरखी तक हमने कुछ भी किया नहीं। और हमने पार्टी को भी कहा कि हमें 1 साल दे दीजिए, हमें भी थोड़ा वक्त चाहिए था टू बी ऑनेस्ट, उससे बाहर निकलने के लिए। तो बस वो 1 ही साल था, उसके अलावा हम हमेशा यहाँ रहे। तो जोर के साथ आना है, और चुनाव में फिर से तैयारी पुष्पप्रिया चौधरी करेंगी। एक अंतिम सवाल कि कई लोग पूछते हैं कि ये ब्लैक मास्क, ब्लैक ड्रेस सूट, क्या है इसके पीछे का राज? ये मास्क कब हटेगा? जब सत्ता में पुष्पप्रिया चौधरी आ जाएगी तब? पता नहीं। मुझे ये लगता है कि जिस दिन से मैं राजनीति में आई हूँ, चेहरे को लेके काफी बात हुई है। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है बिहार में, जो महिलाओं को फेस करना पड़ता है। चेहरे पे काफी टिप्पणी होती है। लाइक आपके चेहरे से तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
अभी देखिए राजनीति में इतने सारे लोग हैं, कुछ तो कहते हैं और कहवाते हैं खुद को कि क्या क्रश हैं देश के, पता नहीं किसके, पुरुषों के ही क्रश है मोस्टली। तो उनके चेहरे पे तो कोई बात नहीं होती। हम जब किसी को भी सुन रहे होते हैं जो पुरुष होते हैं, तो हम तो नहीं कहते कि नीतीश जी देखने में कैसे हैं। तो इस सब तरह की चीजें हमने काफी सुनी है और हमें लगता है कि रिडंडेंट है, हमारी शक्ल में किसी को अच्छी लगे बुरी लगे हमारा कोई योगदान नहीं है। हम चाहते हैं कि जब हम बात बोले तो हमारे विचार लोग सुने, और वो लोग जो तब शक्ल के बारे में बात कर रहे थे वो लोग अब मास्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिस दिन व्यवस्था बदल देंगे उस दिन हटा देंगे, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि आप सिर्फ हमारे विचार सुनें। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत थोड़ी लंबी हो गई और बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी है। चुनावी मैदान में द प्लूरल्स पार्टी भी उतरने को बिल्कुल तैयार। कैसे लोगों को टिकट मिलेगा, तेजस्वी यादव के बारे में पुष्पम प्रिया चौधरी क्या सोचती हैं, प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचती हैं, नीतीश कुमार के साथ कैसे रिश्ते परिवार के थे और कैसे आने वाले समय में बिहार कितना बदला कितना नहीं बदला, 5 के पहले की बात नीतीश कुमार जो करते हैं क्या कितना सही था, तमाम चीजों पर चर्चा हुई। कैसे लोगों को टिकट मिलेगा इस पर भी बात हुई है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ, सहयोगी अभिषेक के साथ रोहित वर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।